दिन है आज आर्यन खान के लिए। आज का दिन या फिर आर या तो पार। लगातार 3 दिन से आर्यन खान की केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में जारी है। आज तीसरा दिन है। सभी को फैसले का इंतजार कि क्या आर्यन खान आज मन्नत लौटेंगे या फिर दिवाली जेल में ही मनाएंगे। आर्यन खान की केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में आर्यन की जमानत याचिका की सुनवाई शुरू हो जाएगी। आर्यन का केस नंबर 29वां है। कोर्ट में फिलहाल 36वें केस पर सुनवाई जारी है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि कुछ मिनटों की बात 2:21 इस वक्त हो चुके हैं। 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर आर्यन खान की केस की सुनवाई है, जहां आज एनसीबी अपनी दलील रखेगी, जहां आज एनसीबी अपनी दलील पेश करेगी। तो ऐसे में आज क्या होगा आर्यन खान का? क्या आर्यन खान अपने घर लौटेंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस पर सभी की नजर बनी हुई है कि आखिर आर्यन खान को आज जमानत मिलती है या नहीं। आर्यन खान को जमानत मिलती है या नहीं। इस वक्त लंच हुआ है और लंच के बाद फिर से एक बार सुनवाई होगी। और सुनवाई में क्या आर्यन खान के केस का नंबर तुरंत ही कुछ ही देर में आ जाएगा। 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। 2:30 बजे का वक्त। कल सुनवाई टाल दी गई थी क्योंकि एनसीबी 45 मिनट मांग रही थी और उतना वक्त कोर्ट के पास नहीं था। आज जब सुनवाई होगी उस वक्त कोर्ट में किस तरीके की हलचल मचेगी, उस वक्त क्या फैसला होगा, एनसीबी क्या धमाका करेगी आज कोर्ट में, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। क्या एनसीबी कल जो बड़ा खुलासा हुआ केस में वो बात तो कोर्ट में रखेगी? तमाम सवाल इस वक्त लोगों के मन में तमाम सवाल घूम रहे हैं कि आज आर्यन खान के केस पर क्या फैसला आ जाएगा या फिर एक बार फिर से लंबा इंतजार करना पड़ेगा शाहरुख खान को अपने बेटे से मिलने के लिए। क्या एक बार फिर से शाहरुख खान निराश, हताश, परेशान रह जाएंगे या फिर जो भारत के तमाम बड़े दिग्गज वकील जो शाहरुख खान के बेटे को छुड़वाने में लगे हुए हैं, क्या वो आज कामयाबी हासिल कर पाएंगे? क्या एनसीबी की दलील एक बार फिर से इतनी मजबूत होगी कि आर्यन खान के तमाम वकील आर्यन खान की जमानत के लिए लड़ रहे तीनों भारत के नंबर 1 वकील क्या आज भी फेल हो जाएंगे या फिर आज एनसीबी को शिकस्त खानी पड़ेगी? क्योंकि तमाम सवाल अब लोगों के मन में हो चुके हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब से इस केस की सुनवाई शुरू हुई है तब से काफी कड़ी इस केस की खुलती जा रही है। अभी 2:45 तक लंच ब्रेक हो चुका है। उसके बाद एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। केसेस शुरू होंगे आर्यन खान का, जिसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या फैसला होगा। समीर वानखेड़े जिन्हें कि सिंघम माना जाता है, उनकी मुश्किलें अब काफी बढ़ने वाली है। वानखेड़े पर लगातार सवाल उनकी ईमानदारी पर, सवाल उनके नियत पर, तमाम सवाल उठाए गए हैं उन पर। आर्यन खान की गिरफ्तारी अब समीर वानखेड़े को भी बहुत महंगी पड़ते हुए नजर आ रही है। एनसीबी की विजिलेंस टीम तो उनके खिलाफ जांच कर ही रही थी, लेकिन अब इस दौर में मुंबई पुलिस भी लग चुकी है। अब मुंबई पुलिस भी एक जांच टीम बिठाएगी जो वानखेड़े पर लगे हुए आरोपों की जांच करेंगे। तमाम आरोप जो नवाब मलिक लगातार एक के बाद एक लगाते आ रहे हैं, जिसका हालांकि वानखेड़े ने और उनके पूरे परिवार में, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनके पिता हो, तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। किसी भी बार उन लोग भी चुप नहीं बैठे हैं। वानखेड़े और उनका पूरा परिवार इस लड़ाई में लगातार नवाब मलिक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आए हैं। अब आज क्रांति रेडकर वानखेड़े जो कि वानखेड़े की
पत्नी है, उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उनसे न्याय की गुहार लगाई है। उन्हें बाला साहेब ठाकरे की याद दिलाई है कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो उनके महाराष्ट्र में मराठी मानुस के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा होता। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मदद मांगी है। जिस तरीके से उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कहती है कि उनके पति सच्चे हैं, उनके पति ईमानदार हैं, वो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी रुपया किसी का नहीं खाया है। तो ऐसे में नवाब मलिक का आरोप वाकई उनके करियर पे दाग लगाने जैसा है। जिस तरीके से पाक साफ माने जाते थे समीर वानखेड़े अब तक, लेकिन नवाब मलिक के तमाम आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए, कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आ रही है। तमाम उनके ऊपर रोजाना आरोप लगाए जाते हैं। इस कड़ी में अब शिवसेना भी जुट चुकी है। शिवसेना भी लगातार उन पर आरोपों की छड़ी बरसाती रहती है, चाहे शिवसेना के संजय राउत हो या राष्ट्रवादी के नवाब मलिक ने उनकी शादी से सर्टिफिकेट, उनके शादी के सर्टिफिकेट से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक की, शादी की फोटो तक की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। यहाँ तक ये लड़ाई अब पहुंच चुकी है। ये लड़ाई ड्रग्स केस से हटकर अब ये लड़ाई कोई और ही मोड़ लेता हुआ नजर आ रही है। दो अलग अलग केस अब ये बन चुका है। एक तरफ तो समीर वानखेड़े का, जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर वसूली के आरोप लगाए गए हैं कि बॉलीवुड पर शिकंजा वो लगातार इसीलिए कसते आए हैं क्योंकि वो वहां से उगाही करते हैं, वो वहां से वसूली करते हैं। आरोप नंबर 2 ये लगाया गया है कि वो एक ही पंच को बार बार हर एक केस में एक ही को गवाह बनाते हैं। अब 2 गवाह भी मुकर चुके हैं, 2 गवाह भी अब समीर वानखेड़े के अगेंस्ट आ चुके हैं। पहला बम फोड़ा था प्रभाकर सेल ने और कल और एक एनसीबी के गवाह ने ये बम फोड़ा है कि समीर वानखेड़े ने उनसे खाली कागजात पर, कोरे कागजात पर दस्तखत कराए थे। यानी कि अगर देखे जाए तो तमाम गवाह जो है वो समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में ही नजर आ रहे हैं। अगर सबूतों के आधार पर देखा जाए तो नवाब मलिक तमाम दस्तावेज दिखा रहे हैं, यहाँ वानखेड़े के पिता तमाम दस्तावेज दिखा रहे हैं। काफी संजीदा ये मामला होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते दिल्ली से एनसीबी के 5 लोगों की टीम तो महाराष्ट्र में आई है, मुंबई में आई है। समीर वानखेड़े की विजिलेंस जांच करने के लिए विजिलेंस टीम बिठाई गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी अब समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। हमारे साथ इस वक्त वानखेड़े के किराएदार जो कि डायरेक्टर है जयप्रकाश, वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जयप्रकाश जी, जो समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं राष्ट्रवादी के नेता नवाब मलिक की तरफ से वसूली के, उगाही के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ही करीब से जानते हैं उनके, आप उनके किराएदार हैं, तो समीर वानखेड़े पर ये आरोप लगाए गए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जी, उसके बारे में तो मैं पॉलिटिकल कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पर्सनल मैं जहाँ तक जानता हूँ समीर वानखेड़े जी को, वो एक थरो जेंटलमैन, ऑनेस्ट, ईमानदार ऑफिसर है। उसका रीजन क्या है कि मैं एक बार लॉकडाउन के पीरियड के दौरान उनके घर पे गया था, मुझे बुलाए थे क्योंकि वो रेंट देना था, मैं काफी दिनों से दे नहीं पाता था। और उन्होंने एक शब्द मुझे कहा कि देखो जयप्रकाश, मुझे भी घर का किराया देना पड़ता है, किराया इन द सेंस ईएमआई, है ना। एक 25-30 हजार के लिए सोचो, जो ऑफिसर ये बोल सकता है कि मुझे भी ईएमआई देना पड़ता है हर महीने, तो मैंने उनको मजाक में बोला, सर आप इतने बड़े ऑफिसर हो तो आपको पैसे की क्या कमी है? तो उनका ये कहना था कि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, पैसा कमाने जो हमारा सैलरी मिलता है उसी पे, और जो मेरे भाड़े आते हैं उसी से मैं घर का खर्चा चलाता हूँ। तो मुझे लगा कि इतना सज्जन और इतना थरो जेंटलमैन, ऑनेस्ट, ईमानदार ऑफिसर मैं पहली बार चंद 25-30 हजार ईएमआई देने के लिए मतलब कि मुझे फोन कर सकते हैं भाड़े के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या बता सकता हूँ? एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ मैं कि वो कितने ईमानदार ऑफिसर है। मतलब आप
आपके इस उदाहरण से तो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, साफ लगता है कि जो वसूली के आरोप लगाए गए हैं वो तो पूरी तरीके से गलत है। जो 25 करोड़ का आर्यन खान मामले में डील की बात नवाब मलिक साहब कर रहे हैं कि 25 करोड़ की डील की बात हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ वानखेड़े के पास जाने वाले थे, तो ये इस बात को आप पूरी तरीके से खारिज करते हैं? अच्छा देखिए, मैं तो इस बात के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा जी कि बात ये आज आरोप लगे, इसके पहले भी तो उन्होंने काफी रेट मारे हैं, काफी लोगों के अरेस्ट किए हैं। बिल्कुल। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अलावा नहीं, काफी और लोगों को भी अरेस्ट किए हैं। तब क्यों नहीं आरोप लगा कि भैया कि उन्होंने इतने करोड़ मांगे, इन्होंने इतने करोड़ रुपए लिए या उनसे लिए, तब भी तो पैसा ले सकते थे। जी बात ये है, देखिए मैं पॉलिटिकल इस पे नहीं जाना चाहता हूँ कि कौन कितना किसको आरोप लगा रहा है। मैं जो ह्यूमन बीइंग, जो पर्सनल मैं उनको जानता हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छे सज्जन और ईमानदार ऑफिसर हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महज पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वानखेड़े को फंसाया जा रहा है? नवाब मलिक साहब के दामाद को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर केस चलाया था, तो क्या महज उस सब चीज के लिए वानखेड़े पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? जयप्रकाश जी देखिए, मैं भी बोलूँगा पॉलिटिकल में उसमें कुछ बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे सरकार हैं, सरकार चलाते हैं, यहाँ के हम जैसे नागरिकों के रक्षक होते हैं, संरक्षण होते हैं, है ना। तो उनको वो क्या आरोप लगा रहे हैं नवाब साहब, क्या नहीं लगा रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनका कर्म, उनका ड्यूटी है कि जो भी अगर कोई भी ऑफिसर गलत है तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एक्शन लेना, कार्रवाई करना या उनके खिलाफ बोलना, जो भी XYZ है, अगर वो साबित हो जाता है तो भैया कि नवाब साहब बहुत सही है। मेरा बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि मैं आरोप एक अलग चीज है, प्रूफ एक अलग चीज है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है या कोर्ट ही इस चीज को डिसाइड करेगी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही उस चीज को इंक्वायरी करेंगे तो सच सामने आएगा कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। हम बोल दे या आप कोई और बोल दे कि भी ऐसा है, तो इसके पहले क्यों नहीं बोला गया, इसके पहले क्यों नहीं आरोप किया गया? इसके पहले भी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को वो अरेस्ट किया उन्होंने, काफ़ी लोगों को जो अंदर किया है, तो इसके पहले क्यों नहीं इस चीज़ को डिबेट किया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके ऊपर तमाम आरोप जो है लगाए जा रहे हैं जयप्रकाश जी। इस वक्त उनके कास्ट पर भी, रिलीजन पर भी जंग छिड़ी हुई है कि वानखेड़े हिंदू है या मुस्लिम है, उसके बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है? देखिए, मैं यही हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जात को लेकर आगे पहुंच जाते हैं। जात से बड़ा जात बड़ा है कि इंसानियत बड़ा है? इंसान बड़ा है या जात बड़ा है? जात तो हमारे समाज, हमारे देश में वर्गों ने बांटा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चलो आज इसके पहले कोई नहीं बात हुई कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, कि कैसे वो कार्रवाई करें। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, तो फिर उनको तेजी चाहिए। अगर उनको जात का ये बात होता कि वो मुस्लिम है तो मुस्लिम के क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? बात वो नहीं है, बात गलत कार्यों को लेकर है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। मुझे तो जो भी ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमको सल्यूट करना चाहिए, हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि ये समाज को प्रेरणा देना चाहिए कि हमारे देश में चाहे वो किसी वर्ग से क्यों नहीं आता हो, ऑफिसर हो, वो अगर अच्छा कार्य कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। धर्म जाति तो अलग चीज है। भैया कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्या है, हर आदमी तो अपना अपना पोस्ट पे है। आज हमारे मिनिस्ट्री लेवल पे भी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी तो बैठे हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जयप्रकाश जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस हिसाब से आपने कहा कि वो अपने मकान का किश्त भरने के लिए आपसे कहते थे कि किराया समय पर दे दीजिए कीजिए, क्योंकि मुझे भी मकान की किश्त भरनी होती है, तो क्या वो किराए से मकान की किश्त चुकाते हैं? क्योंकि उन पर तो करोड़ों के डील का आरोप लगाया जा रहा है। वही तो बताया है कि आरोप एक अलग चीज होता है। आरोप तो हम किसी के ऊपर कुछ भी लगा दे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, चलिए आरोप लगाया, करोड़ों का उन्होंने किया, तो उसको प्रूफ करना तो कोर्ट में जाकर प्रूफ करना पड़ेगा ना। वो तो प्रूफ होंगे, गलत काम होंगे। आज मैं समी जी को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि भैया कोई सच्चे इंसान है, सच्चे ऑफिसर है, सच्चे ईमानदार है। जो आदमी एक 25,000 30,000 की ईएमआई के लिए अगर आदमी बोल सकता था, है ना, एक प्यार से वो भी रिक्वेस्ट करके, तो मैं कैसे मान लूँ कि करोड़ों रुपया उनके पास है, करोड़ की चीजें उनके लिए हुआ गया। और दूसरी बात है, ये आरोप लगे हैं, अगर कोई करोड़ों रुपया का मांगता तो चुपचाप जिसको देना होता चुपचाप देकर निकल जाता है, और फिर इतना बातें नहीं बनाता। आप
कहना चाहते हैं कि महज यहाँ पर उनको फ्रेम किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ फंसाया जा रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि भी जिसका ड्यूटी है, अगर उनके पास प्रूफ है या जो भी आरोप लगा रहे हैं उनके पास सच्चाई है, सारी चीजें, तो वो अपने हिसाब से वो इंक्वायरी बैठाएं, अपने हिसाब से वो उस चीज को इन्वेस्टिगेशन करे। अगर सच्चाई है तो जाहिर सी बात है, तो वो करप्ट है तो जाहिर सी बात है, तो उनको फिर उसी हिसाब से उनको सजा मिलेगी। अगर वो सच्चे इंसान है तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर आरोप बेबुनियादी रहेंगे। बिल्कुल, जांच टीम बिठाई गई है, एनसीबी भी जांच कर रही है उनके खिलाफ। अब मुंबई पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है, तो जल्द ही सच सामने आ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मकान की ईएमआई भरने के लिए वो किराए का इंतजार करते थे कि किराया आएगा तो मैं मकान का किस्त भरूंगा, और उसी इंसान पर, उसी व्यक्ति पर करोड़ों के डील का आरोप लगाया गया है, ये वाकई हैरत अंगेज कर देने वाला है। जयप्रकाश जी, तमाम मुझे भी इसी बात का शौक लग रहा है। आज मैं ये शब्द इसीलिए आज आपके रूबरू इसलिए हो पा रहा हूँ कि बिकॉज क्या है कि अगर वो आदमी ने मुझे ये शब्द नहीं बोला होता तो मैं शायद नहीं बिलीव करता। मुझे कोई लेना था भी, एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है भी, एक ऑफिसर जब इतना शब्द, एक खुले शब्द में, उनको क्या जरूरत है मुझे अपनी प्रॉब्लम को बताने की कि देखो ये मुझे भी अपने घर की ईएमआई और करीब से जानते हैं, बेहद करीब से जानते हैं आप उनको। आप उनकी ईमानदारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी ईमानदारी का गुण गाया जाता है, तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं जयप्रकाश जी, फिर भी देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता उनके साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे? 100% उनके साथ है। इवन विदेश में भी काफी लोग उनके साथ है, विदेश से भी जनता उनके साथ है। मैं सरकार के किसी भी उनके ओहदे पे, पोस्ट पे, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। वो लोग अच्छे हैं, अच्छे नेताजन हैं और अच्छे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और सरकार अच्छे चला रहे हैं। महाराष्ट्र में हर सरकार के वर्ग जितने भी मिनिस्टर सब अच्छे काम कर रहे हैं। मैं सबकी सराहना करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, सारी चीजें हैं। बाकी ये चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप की बात है, उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ। अगर उनके पास एविडेंस है या सारी चीजें है तो मेरे ख्याल से वो कोर्ट में ही प्रूफ हो पाएगा, या इन्वेस्टिगेशन जो उनके खिलाफ शुरू होने जा रही है वो तभी पता चल पाएगा कि कितना सच्चे है कितना गलत है। बट इतना ही कहूंगा मैं कि मेरी नजर में एक 25,000 रुपये 30,000 की ईएमआई भरने के लिए कि जो आदमी ये बोल सकता है कि मुझे भी भरनी है ना, तो प्लीज अगर कर दोगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं ये नहीं समझता कि वो ऑफिसर बेईमान हो सकता है। एक शब्द उनके ईमान, मतलब आप पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आपसे किराए का आपका इंतजार करता है कि जयप्रकाश जी किराया देंगे तो मैं अपने मकान का किस्त भरूंगा, मेरे पास बस एक वही चारा है मेरे मकान का किस्त भरने का, तो वो व्यक्ति करोड़ों का डील कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है जी। और दूसरी बात है, ये जो इल्जामात आज लग रहे हैं, इसके पहले जितने भी उन्होंने कार्रवाई की तब क्यों नहीं ये बात क्वेश्चन उठा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, जो भी XYZ बातें हैं या आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, मेरा ये सोचना है एज ए नागरिक, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर मैं एज ए सोचूं कि भाई कि इस आदमी के ऊपर ये इल्जामात अभी लग रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये तो आज नए पोस्ट पे नहीं आया, इसके पहले भी आज सालों से चल रहा है, उन पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इसके पहले भी इंडस्ट्री में काफी लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम से ही काफी चर्चा में बने रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके बाद से समीर वानखेड़े हर किसी के जुबान पर छाए हुए हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर दो चीज होती है, नाम और बदनाम। ठीक है ना, तो एक होता है नाम से इंसान अपना नाम कमाता है, एक होता है बदनाम से इंसान कमाता है। लेकिन समीर वानखेड़े को अपने नाम की जरूरत नहीं है कि वो अपनी पब्लिसिटी खुद करे। मैं तो वो आदमी थे, वो बहुत कम बात करते हैं, एक शब्दों में बात करते हैं और बहुत रेयर बात करते हैं। जबकि हमारी अपना बॉलीवुड में मैं भी हूँ, मुझे भी खराब लगता है कि बॉलीवुड में इस तरह की बातें हो रही है, तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉलीवुड ही हमारी खराब है। नहीं, बाकी बॉलीवुड के अलावा भी तो उन लोगों को अरेस्ट किया उन्होंने। बिल्कुल हमारा कहने का मतलब कि मैं बॉलीवुड में हूँ, मैं एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, मैं गलत काम करूँ और ऑफिसर मुझे छोड़ दे, और ये गलत है। तो समाज सुधरेगा कैसे? समाज को सुधारेगा कौन? एक ऑफिसर आप तैनात करते हो किसी भी पोस्ट पे, तो ऑफिसर का काम अपनी ड्यूटी करना, तो उसको अपनी ड्यूटी करने दिया जाए। बाकी अगर ऑफिसर गलत है, भ्रष्ट है या कुछ भी है, उसके ऊपर इंक्वायरी जांच बैठाइए, इन्वेस्टिगेशन बैठाइए, है ना, वो गलत है। इंक्वायरी बैठाई गई है जयप्रकाश जी, अब वक्त का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या फैसला आता है और क्या पाक साफ होके उभर पाएंगे, क्योंकि हमेशा से समीर वानखेड़े ने कहा है कि मैं हर
तरीके की जांच के लिए तैयार हूं। मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, बस मैं अपने मुंबई को, महाराष्ट्र को, देश को पूरी तरीके से ड्रग्स मुक्त बनाना चाहता हूं। मैं ये अभियान चला रहा हूं और मैं ड्रग्स मुक्त बनाकर रहूंगा। उन्होंने साफ बात कही थी। हमारे साथ जुड़े हुए थे जयप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जयप्रकाश जी उन्हें बहुत करीब से जानते हैं, उनके किराएदार है। तो जब ये बात, अब ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल आर्यन खान के केस की अपडेट ले लेते हैं। राहुल शुक्ला जी हमारे साथ सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला जी, इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट पर क्या हलचल मची हुई है, कितना समय लगेगा और सुनवाई शुरू होने में? सर लगभग फिर से जो है केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। एनसीपी के जो वकील है जो है केस की सुनवाई जो है वो रखेंगे, अपने पक्ष दलील लग घंटे का समय लग सकता है। इसके बाद जो कहीं न कहीं है केस की जो आर्ग्यू है वो हो जाएगी जी। अब देखना ये है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि कल जिस तरीके से अमित शाह, जयप्रकाश जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। जी राहुल शुक्ला के वकील ने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी, उनमें साफ तौर पर दिख रहा था कि इन्हें केस में पूरी तरीके से फंसाया गया था। मुकुल रोहतगी के भी अपनी पक्ष की उन्होंने बात बताई है। इस तरह से एक आर्यन खान, एक 23 वर्षीय युवक है, अगर इनसे गलती भी हुई है, रिहैब सेंटर में भेजा जाए, सुधार गृह में भेजा जाए, उन्हें देखना नहीं है। इसे लेकर वो लगातार आगे जो है केस की जो सुनवाई को लेकर वो जमानत की मांग कर रहे थे। अगर हाई कोर्ट आर्यन को लेकर जमानत दे देती है तो ठीक, नहीं तो 30 तारीख के बाद से छुट्टी हो जाएगी, रविवार और रविवार का दिन। उसके बाद से छुट्टी है, 12 तारीख तक दिवाली का है। फिर उसके बाद 2 दिन शनिवार और रविवार का दिन आता है। फिर 15 नवंबर के बाद आर्यन राहुल शुक्ला जी आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है जी। अगर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े। हेलो जी राहुल शुक्ला जी, जिस तरीके से जी, अगर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए तो हम फिर से बात करना चाहेंगे उनके साथ। तो केस नंबर 3 को वापस बुलाया गया है। आर्यन खान के नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर बाकी थे, 37वें नंबर पर अभी चालू थी सुनवाई। अब केस नंबर 3 को वापस से बुलाया गया है। आर्यन खान की सुनवाई में देरी हो सकती है, आर्यन खान की सुनवाई में देरी हो सकती है। आर्यन खान 2:30 बजे का समय दिया गया था। इस वक्त मैं आपको बता दूं 2:45 बज चुके हैं, 2:43 हो चुके हैं और अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा, और भी इंतजार करना पड़ेगा फैसले के लिए, और भी इंतजार करना पड़ेगा सुनवाई के लिए। लेकिन सबको इंतजार कि क्या आज आर्यन खान लौटेंगे मन्नत, या फिर एक बार फिर से रहेंगे सलाखों के, या फिर एक बार फिर से रहेंगे सलाखों के पीछे। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस वक्त तमाम हलचल मची हुई है। फिलहाल हलचल का माहौल है, तमाम मीडिया वहां पर मौजूद है, वकील लगातार आ रहे हैं। आर्यन खान के वकील कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब क्या फैसला होगा एनसीबी की दलील के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सबकी नजरें बनी हुई है। हालांकि आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकील की दलीलें पूरी हो चुकी है, लेकिन कल की अगर बात की जाए तो मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने कल अपनी अपनी दलील रखी। लेकिन इन दोनों के वकीलों के दलीलों से भी आर्यन खान की जमानत पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो तीनों केस को अदालत एक साथ आपस में जोड़कर देख रही है। हमारे साथ राहुल शुक्ला जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला जी, क्या लगता है कितनी देर हो सकती है सुनवाई में, क्योंकि केस नंबर 3 को वापस बुलाया गया है? इस तरीके से अभी कुछ समय पहले ही सभी के जो वकील है, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और आर्यन के जो वकील हैं, सभी की टीमें अभी हाईकोर्ट के जो केस की सुनवाई का समय था उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। केस की दूसरे केस यहाँ पे आते हैं तो जो सुनवाई वो शुरू हो जाएगी। अभी जो है वो अपनी दलील रखेगी
की। अब बाकी है आर्यन के जो वकील है और वो सब अपनी पक्ष रखेंगे कहीं ना कहीं। इसके बाद जो है केस जो है लगातार आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो केस नंबर है वो अभी तक पहुंच नहीं पाया है। तो इसके बाद ही जो है केस की सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि आर्यन को आज अगर केस के जो आर्ग्यूमेंट खत्म होता है तो शुक्रवार तक का जो समय है, उसके बाद अगर जमानत का फैसला मिल जाएगा तो आर्यन कहीं ना कहीं अर्थार रोड जेल से बचेंगे। तो ये देखने वाली बात है केस आज किस तरीके से होता है, और आर्यन को अगर बेल मिल पाती है तो कोशिश करेंगे कि कल अर्थार रोड जेल से वो जाए। नवंबर तक तो जेल ही रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आर्यन के लिए आज और कल का ही एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसे केस के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। वकील कोशिश करेंगे कि आज जो है जजमेंट या कल तक जजमेंट वो फैसला हो सकता है आज कोर्ट फैसला सुरक्षित रख ले और कल फैसला सुना दिया जाए, तो इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। और राहुल शुक्ला जी, यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है, कल जो प्रोफेशनल हैकर भंगाले ने खुलासा किया है, उसका क्या आज कोर्ट में जिक्र किया जा सकता है? जी हाँ, जिस तरीके से कहें कल से लगातार कई ऐसे जो उनके एविडेंस थे जो एनसीपी के, आज वही जो है वो लगातार जो है वो अपनी राय उन्होंने मीडिया के सामने रखी। कई ऐसी जानकारियां उन्होंने बताई थी कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ एनसीपी के जोनल डायरेक्टर ने कई ऐसे दस्तावेजों पर सिग्नेचर कराए थे, बहुत सारे जो खाली पेजेस थे उस पर सिग्नेचर कराए थे, और उसी को लेकर कहीं न कहीं जो जानकारियां हैं, पूछताछ है, वो लगातार हो रही है। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से वो जो समीर वानखेड़े को लेकर जो मुसीबतें बढ़ी हैं, क्या उसे लेकर आज जो है फैसले में कहीं न कहीं वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उनके एनसीपी के वकील के लिए कि, और जो विपक्ष के वकील है अगर ये पॉइंट रखते हैं तो कहीं न कहीं समीर वानखेड़े को लेकर एक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए राहुल शुक्ला जी, तो मुंबई पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी अब समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करेगी। राहुल शुक्ला जी, क्या लगता है आज एनसीबी क्या दलीलें पेश कर सकती है कोर्ट में? जी निशा, जिस तरीके से कहें लगातार जो उनके इंटरनेशनल जो चैट्स को लेकर जो थे, उसी के जो पुख्ता सबूत हैं, उसी के आधार पर कई लोगों को पकड़े गए थे। तो उन्हीं सब सबूतों को लेकर और जो अब हाल ही में जो इंक्वायरियां हुई हैं अनन्या पांडे से लेकर या और अलग जो थे, और पूजा ददलानी से जो शाहरुख खान के मैनेजर हैं, उनसे भी कई जानकारियां निकली थी। तो इन्हीं सभी जानकारियों को कहीं ना कहीं एनसीपी जो है सबूत के तौर पर पेश कर सकती है, क्योंकि आने वाले समय में और भी सेलिब्रिटीज हैं, उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो एनसीपी के पास हैं। कई ऐसी जो जानकारियां हैं वो लगातार मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीपी कोशिश कर रही है कि हमारे पास जो एविडेंस है वो आज कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि उनका दलील रहेगा, 1 घंटे का समय रहेगा, तो उसमें जो अपने महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लगातार दे सकती है एनसीपी। जैसे कि कल भी कहा जा रहा था कि जो कल की सुनवाई की शुरुआत होगी वो एनसीबी की दलीलों के साथ होगी, लेकिन एक बार फिर से अमित देसाई अपनी दलील रखने लगे। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने मांगी थी मोहलत, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। क्या लगता है आज वाकई एनसीबी की दलील के साथ ही कोर्ट की सुनवाई की शुरुआत होगी? जी, जिस तरीके से कहे कल पूरा समय जो था मुनमुन दमेचा के वकील ने और अरबाज मर्चेंट के वकील ने पूरा समय लिया था, कुछ समय मुकुल रोहतगी ने भी लिया था। तो जिसे लेकर जो पूरा समय था शाम भी लिया था, इसके बाद से लगातार जो कोशिशें थी जी जो जारी थी, लेकिन इसके बाद से वो कहीं न कहीं जो उनके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो निकल के आए थे। तो उसके बाद से आज एनसीपी का समय है। एनसीपी लगभग पूरा समय लेगी अपने एविडेंस को रखने के लिए, अपनी जानकारी को रखने के लिए, और उसके बाद ही जो पूरा फैसला है वो हो पाएगा। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत सारे आज क्योंकि लगभग 3 बज रहे हैं, तो आज लगभग 3 घंटे का समय है। तो अगर एनसीपी अपना आर्ग्यूमेंट पूरा कंप्लीट कर लेती है तो जज के पास समय रहेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की राय वो ले सकेगी, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अपना फैसला वो दे सकती है। क्योंकि आज का ही जो समय रहेगा जज के पास रहेगा, उसके बाद कल एक समय रहेगा। तो अगर आज कहीं ना कहीं फैसला रुकता भी है तो कल तक जो है जजमेंट दे सकती है। तो आज और कल के समय को देखने वाली बात होगी कि एनसीपी लगातार कोशिश कर रही है कि मैं उनके पास पुख्ता सबूत दे पाऊँ, क्योंकि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल एंगल के थ्रू समीर वानखेड़े कहीं न कहीं इस मामले में लेकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनको फंसाया गया है। तो कहीं न कहीं एनसीपी की
थोड़ी कमी नजर आई है, लेकिन आर्यन खान के मामले को देखें, उस मामले को लेकर एनसीबी लगातार जो कहीं न कहीं है अपने जो जानकारियां देती रही है, तो इसी को लगता है कि आज का जो समय है वो एक महत्वपूर्ण समय है, और उसके बाद कहीं न कहीं आर्यन के बेल को लेकर जो सुनवाई है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आज आर्यन को बेल मिलती है या फिर से दीपावली तक जेल में रहेंगे। जी बिल्कुल, मुकुल रोहतगी ने जो तमाम इस वक्त जो दलीलें दी कोर्ट में, जब से सुनवाई शुरू हुई है, गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है, गैर कानूनी बताया गया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं एनसीबी पर ये दलीलें भारी पड़ सकती हैं आज की सुनवाई के दौरान? कहीं ना कहीं इन दलीलों का फैसले पर कुछ असर पड़ेगा? राहुल शुक्ला जी, आवाज नहीं जोड़ पा रही है, लेकिन जो कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने जो दलील दी कि अवैध गिरफ्तारी की गई है, गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है, राहुल अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्या लगता है कि उन दलीलों का, मुकुल रोहतगी की दलीलों का, काफी दिग्गज वकील है मुकुल रोहतगी, तो क्या लगता है उन दलीलों का कुछ असर पड़ेगा सुनवाई पर? क्या लगता है कि एनसीबी का पलड़ा एक बार फिर से आज भारी हो जाएगा? जी, राहुल शुक्ला जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो तमाम इस वक्त लोगों के मन में, दर्शकों के मन में तमाम सवाल जो है इस वक्त दर्शकों के मन में जुड़ी हुई है। और एक बड़ी खबर बता दूं मैं इस वक्त दर्शकों को कि 37 नंबर केस की सुनवाई चल रही है। इसके बाद एक और केस और फिर आर्यन खान का नंबर, यानी कि एनसीबी का नंबर। एनसीबी देगी अपनी दलील, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि एनसीबी एक बार फिर से क्या ऐसी दलील देगी कि आर्यन खान के तमाम तीनों वकील एक बार फिर से क्या बौने साबित हो जाएंगे एनसीबी के दलीलों के सामने, या फिर मुकुल रोहतगी वाकई इस पूरे मामले में गेम चेंजर साबित होंगे। तमाम जो मुकुल रोहतगी ने एनसीबी इस वक्त जिन सबूतों के साथ खेलती आ रही थी, जिन सबूतों के साथ लगातार जिन सबूतों का दावा देती आ रही थी, जिन धाराओं का दावा दे रही थी, जिन धाराओं का आधार दिखा रही थी कोर्ट में आर्यन की कस्टडी को पाने के लिए, आर्यन को जमानत ना दिलवाने के लिए, अब उन्हीं धाराओं पर, उन्हीं सवालों पर, उन्हीं व्हाट्सएप चैट्स पर मुकुल रोहतगी ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट भी जरूर विचार करेगी मुकुल रोहतगी की दलीलों पर, क्योंकि जो दलील उन्होंने रखी है, कल जो मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने दलील रखी, आपको बता दें कि उन दोनों वकीलों के भी दलील की काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट तीनों केस को आपस में मिलाकर ही देख रही है। इस वक्त कोर्ट के बाहर काफी हलचल, ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ। कल जो प्रोफेशनल हैकर भंगाले ने जो खुलासा किया, मुंबई पुलिस को पत्र लिखा, एनसीबी को पत्र लिखा, क्या आज आर्यन खान के वकील ये पॉइंट कोर्ट में उठाएंगे? क्योंकि ये बड़ा दाग चैट्स को एडिट करने के लिए 5 लाख रुपए, तो बड़ा आरोप एक बार फिर से लगाया गया है। अब देखना होगा, अब सबकी नजर लगातार टिकी हुई है। बस कुछ ही मिनट, 37वें नंबर की केस की सुनवाई अब शुरू है, 38 और उसके बाद 39वां नंबर एनसीबी का होगा। आर्यन खान के केस की सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी, एक बार फिर से बहस होगी, एक बार फिर से दलीलें दी जाएंगी और फैसला आ जाता है, या फिर सुरक्षित रख लिया जाता है, या फिर टाल दिया जाता है, या खारिज कर दिया जाता है। ये तमाम सवाल इस वक्त लोगों के मन में घर कर बैठी हुई है कि आखिर क्या फैसला आएगा। काफी दिन 20 दिन से ज्यादा हो गए, 20 दिन से ज्यादा, और आर्यन खान अभी भी जेल में बंद है। शाहरुख खान ने अपनी हर ताकत लगा दिया, लेकिन अब तक वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, समीर वानखेड़े सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। समीर वानखेड़े जो उनके खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए हो, ये पहली बार नहीं है जब समीर वानखेड़े मांग कर रहे हैं अपने ही खिलाफ जांच की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं। राहुल शुक्ला जी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, समीर वानखेड़े ने सीबीआई जांच की मांग की है इन सारे मामलों में जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कह राज्य सरकार के द्वारा और पॉलिटिकल एंगल की वजह से
कई ऐसे जो पॉइंट्स थे लगातार उनके हमले हो रहे थे। मुंबई पुलिस पे वो उनके काम को लेकर, वो जजमेंट को लेकर वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लेकर मामले हो या उनके ऊपर जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे थे, तो इसी को लेकर वो यकीन नहीं कर पा रहे और लगातार उस मांग करते आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रभाकर साहिल ने उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं और अभी के जो मामले हैं तो थाने में जिस तरीके से एविडेंस के तौर पर जो है वो वहां पे जाकर समीर के अगेंस्ट में उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जिस तरीके से जांच चली थी, उनकी सुरक्षा को घेरते हुए सीबीआई की लगातार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समीर वानखेड़े लगातार अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ समीर वानखेड़े नहीं, राहुल शुक्ला जी, उनका पूरा परिवार इस वक्त इस लड़ाई में जुड़ गया है। साथ ही पूरा देश भी अब समीर वानखेड़े के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग भी अब तेज हो चुकी है। क्या लगता है कि नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर समीर वानखेड़े की? समीर, जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों ने आज क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर इंसाफ की मांग की है। जी, जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री के ये थे पर्सनल, उनसे उन्होंने लेटर भी भेजा करने की थी, लेकिन क्रांति रेडकर को अब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाई है। उन्होंने एक लंबा ट्वीट जो है वो अपने ट्विटर पे उन्होंने डाला है और उस पे उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से मेरे पर जो हम जिस तरीके से एक पर्सनल तौर पर एक पॉलिटिकल राजनीति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। वो एक ईमानदार व्यक्ति है और अपने जांच को लेकर वो काम कर रहे थे, लेकिन एक जिस तरीके से नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार के बाद में और मामले के बाद से लगातार कहीं ना कहीं नवाब मलिक ने जिस तरीके से उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं, तो उनके परिवार के लोगों की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, बढ़ रही हैं, वो भी सुरक्षा की लगातार रहे हैं, लेकिन जो मुंबई पुलिस के द्वारा वो नहीं मिल पा रही थी, तो शायद इसी को लेकर वो कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। तो ये कोशिश की जा रही है क्रांति रेडकर के द्वारा कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, वो अपनी बातें रख सके। समीर वानखेड़े का राजनीतिक पहलू उनके ऊपर गया है, तो वो कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तक क्रांति रेडकर जो है मुख्यमंत्री से उनको मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि सुबह से ही वो कोशिश कर रही थी। अब है कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सीआरपीएफ के जो कैंपस के अंदर द्वारा वो भी वहां पे पहुंचे थे, तो उनसे कई जवाब जो थे वो लिए गए थे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, एनसीपी के जो केंद्र के अधिकारी हैं वो आए थे, उनकी क्या राय रहेगी, वो जानकारी रहेगी कि क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त, क्या उन्होंने लेन देन में कहीं ना कहीं कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं जानकारी है वो मिल सकती है हमें। लेकिन कहीं ना कहीं नवाब मलिक ने लगातार एक तरीके से कहे तो उनके परिवार को लेकर एक मुस्लिम और दलित का जो एंगल था वो बनाया था, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे। उसी को लेकर उनके परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए, अपनी सफाई भी मीडिया में दी है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से कहें समीर वानखेड़े में दबाव जो है वो बना हुआ है। 38वें नंबर केस की सुनवाई अब शुरू हो चुकी है और इस केस के बाद अब आर्यन खान की सुनवाई होगी। आर्यन खान की सुनवाई की शुरुआत एनसीबी की दलीलों के साथ होगी। जी राहुल शुक्ला जी, जिस तरीके से कहें कि समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से जो दबाव बनाया गया था, वो दबाव कहीं न कहीं उनके केस पर भी पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी क्रांति रेडकर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अपने जांच को लेकर वो काम कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल दबाव की वजह से उन पे कहीं न कहीं परेशानियां बढ़ती गई, तो जांच में कहीं न कहीं काम करने के बाद में वो दबाव पड़ रहे थे। फिलहाल समीर वानखेड़े एसआरपीएफ के कैंपस में है, जहाँ पे दिल्ली से आए हुए जो अधिकारी थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और इन सब के बीच में आज लगभग कुछ समय बाद ही हाई कोर्ट में जो है सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। वकील जो है वो पहुंच चुके हैं, एनसीबी जो है वो अपनी दलील रखेगी। और आर्यन खान की केस की सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आर्यन खान की केस की सुनवाई दर्शकों को हम बता दें कि शुरू हो चुकी है। तमाम वकील भी अब कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से कोर्ट रूम में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। भीड़ को हटाया गया, अब सुनवाई शुरू कर दी गई है। एनसीबी अब अपनी दलीलें रखेंगी और एनसीबी की दलीलों पर राहुल शुक्ला जी सबकी नजर बनी हुई है
कि एनसीबी आखिर आज क्या दलील रखेगी। और लेकिन 2:30 बजे का समय दिया गया था, 3 बज गया है, आज फिर से आधे घंटे देरी से ये सुनवाई शुरू हुई है। जी, जिस तरीके से कहे कि आज कई केसेस थे, केसेस को लेकर आज जो हाई कोर्ट में तामरे जी कई ऐसे मामले थे उसे लेकर सुनवाई थी, तो कहीं न कहीं जो समय था वो बीता। उसके बाद 3 बजे जो है कि एनसीपी की दलील रखने का लगभग 3 बज चुके हैं। एनसीपी अपना पक्ष है, दलील है वो लगातार रख रही है। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो निकल के सामने आएंगे क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन से आर्यन और वर्चस्व को लेकर तो महत्वपूर्ण रखे गए थे, वो केसेस ही बोगस थे, उसमें किसी प्रकार कोई एक वीआईपी गेस्ट के तौर पे गए थे। इन्होंने जो अगर ड्रग्स कंज्यूम किया था तो उन पर मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया था एनसीपी के द्वारा। तो कई ऐसे आरोप एनसीपी पर लगाए गए थे, उनके केस की लापरवाही इससे पर है, वो सब जो एनसीपी पॉइंट्स रखेगी, दलील रखेंगी, जिससे साफ पता चल पाएगा कि एनसीपी ने अपने इस केस को लेकर किस तरीके से काम किए थे। आर्यन को अगर जेल में रखा है तो कहीं न कहीं उसके महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर होंगे, वो निकल के सामने आएंगे। आज भी आर्यन खान के जमानत का विरोध ही करने वाली है, जो कि शुरुआत से ही एनसीबी करते आई है। पूरी एड़ी चोटी का जोर एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने लगा दी ताकि जमानत ना मिल पाए। आज भी हालांकि मुकुल रोहतगी का पलड़ा अगर देखा जाए, आर्यन खान का पलड़ा, जो तमाम सबूतों पर एनसीबी की तमाम जो पुराने दलीलें थे उन पर सवाल खड़ा कर रख दिया है। तो अब एएसजी अनिल सिंह क्या तैयारियां कर आए हैं कि आर्यन खान को वापस से जेल भेजा जा सके, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो अगर दिन राजीव को मिल आसानी बन सकता है, जो चुनाव है वो आ रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से राहुल शुक्ला जी का कनेक्शन हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे राहुल शुक्ला जी को। तो इस वक्त अब एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट रूम में अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं हाईकोर्ट के बाहर से। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आज क्या फैसला आएगा? सबके मन में ये सवाल है, ये सवाल सबके मनों में अब घर कर चुका है। आर्यन खान अब एनसीबी की दलील देनी शुरू हो चुकी है, एनसीबी दलीलें दे रहे हैं। क्या लगता है एक बार फिर से एनसीबी की दलीलों के सामने भारत के नंबर 1 वकील जो आर्यन खान को जमानत देने में लगे हुए हैं, दिलाने में लगे हुए हैं, फिर से बौने पड़ जाएंगे? देखिए, बार बार लगातार मेट्रो मुंबई की टीम हाईकोर्ट पे नजर बनाए हुए है और सब जो जहां जो खबर मिल रही है हम आपको बता रहे हैं। आर्यन खान को बेल मिले ये सारा देश जानना चाहता है, लेकिन उसके अलावा उसके सपोर्ट में भी है, समीर वानखड़े के सपोर्ट में भी है, बहुत सारे संगठन जुड़ चुके हैं। देखिए, राजनीति यहाँ पे गर्म होती जा रही थी। हमने कुछ ही देर पहले एक आंदोलन कवर किया था जिसमें स्वाक्षरी मुहिम हुई थी, समीर वानखड़े को उन्होंने समर्थन दिया था। तब हमने उनसे बात की, मेट्रो मुंबई की टीम तो वहां पे पहुंची, तो उन्होंने बताया कि जो क्रांति रेडकर है, खुद मराठी की बड़ी अभिनेत्री है, उनको भी हैरेसमेंट हो रहा है, जो कि समीर वानखड़े की पत्नी है, और उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलने पर भी है। वो दिक्कतें से उनको मुकाबला करने के लिए शायद उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है। उन्होंने उद्धव जी, जो हमारे उद्धव ठाकरे के तबीयत मराठी है, वो भी है, और उनको सहायता की जरूरत है। तो जितनी गर्मागर्मी है उतनी ही गर्मागर्मी बाहर भी है। समीर वानखड़े के फैमिली तक ये चीज आ चुकी है। जो राजकारणी है, राजनेता है, राजकीय पक्ष है, वो भी हर जगह पे ये मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा बना रहे, इस मुद्दे को उपयोग कर रहे। लेकिन इस सब चीजों में आर्यन खान का आज क्या होगा, उनको जेल होगी या बेल होगी, ये आने वाले थोड़े ही समय में हमें पता चला। और लाइव हम सबके सामने मेट्रो मुंबई की टीम के जरिए आपको ये सारी चीजें बताते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। इस वक्त कोर्ट रूम में दलीलें दी जा रही है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स की जाएगी और उसके बाद नजर सबकी इसी पर कि क्या जज आज फैसला सुनाएंगे, फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तमाम सवाल इस वक्त लोगों के मनों में है। जो मुकुल रोहतगी के आने से जो इस केस में टर्निंग पॉइंट आया है, एनसीबी के तमाम सबूतों पर, तमाम दलीलों पर, जिस आधार पर अब तक आर्यन खान की कस्टडी ली गई थी, उस पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, तो उस पर अब एनसीबी
एनसीबी ने क्या तैयारी करके आई है, एनसीबी के वकील अनिल सिंह क्या तैयारी करके आए हैं कि मुकुल रोहतगी जो कि देश के नंबर 1 वकील माने जाते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। हालांकि समीर वानखेड़े ने, अगर बात की जाए समीर वानखेड़े की सुरेंद्र जी, तो उन्होंने अपने खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर ली है कि जो भी आरोप लगे हुए हैं उसकी सीबीआई जांच की जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। देखिए, समीर वानखेड़े के बारे में अगर हम बात किया जाए तो एक राजनीतिक दबाव उन पे बनाया जा रहा है, एक मानसिक दबाव उन पे बनाया जा रहा है, क्योंकि मेंटली वो भी इस चीज से शायद नेगलेक्ट हो, दूर हो जाए, इसके लिए उनके फैमिली को जरिया बनाया जा रहा है। उनके जो पुराने जो भी है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो उनके व्यक्तिगत संबंध थे, उनकी पहली शादी थी, उस बारे में या उनकी जाति के बारे में अक्सर लगातार ये बातें करके कहीं पे उनको खच्चीकरण किया जा रहा है, ताकि उनका केस से जो पकड़ है वो ढीली हो जाए और शायद कोई आपसी मतभेद हो सकता है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री बड़ी बात कही है सुरेंद्र जी आपने कि क्या समीर वानखेड़े को महज इसीलिए उन पर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि आर्यन खान को कहीं ना कहीं राहत मिल पाए, वो इस केस पर ध्यान न दे पाए, इस चक्कर में क्या ये सब खेल किया जा रहा है? देखिए, इसे मेंटल स्ट्रेटजी हम कहेंगे, क्योंकि आर्यन खान को डायरेक्ट अब कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जो उनके अधिकारी है समीर वानखेड़े, उन पे इनडायरेक्ट प्रेशर बना के, दबाव बना के, उनको फैमिली को कहीं पे आगे ला के बदनामी करके शायद इस केस से ग्रिप उनका हट जाए, उस केस से उनका जो पकड़ है वो ढीला हो जाए, ये शायद चाहते हैं मंत्री। मैं एक आपको जिक्र करना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री है नवाब मलिक, अब उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और एक मंत्री जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्रांति रेडकर जो समीर वानखेड़े की पत्नी है उनके बारे में कहा है कि हमाम में सब नंगे, ये ट्वीट उन्होंने किया। उसके ऊपर बीजेपी ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, एक महिला के बारे में असभ्य वर्तन ये कहा जा रहा है। तो यही है कि उनके फैमिली को कहीं ना कहीं बीच में लाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, ताकि उनका जो ध्यान है, उनका जो फैमिली का संतुलन है, मानसिक संतुलन है, वो कहीं ना कहीं दूर हट जाए। ये शायद कोई राष्ट्रीय पार्टी चाह रही है। जो भी हो, आर्यन खान पे सब पे नजर है, लेकिन आर्यन खान से जुड़े हुए बाकी के जो प्यादे कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सामने लाया जा रहा है। कहीं पे हैकर सामने आ रहे हैं, कहीं पे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव वो सामने आ रहे हैं। ये सारे जो है एक बड़े रैकेट की साजिश है, इसकी बू हमें हमेशा ही लगती रही है और आगे भी इसमें बड़े खुलासे होने की आशंका है। बिल्कुल 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 सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी नजर लगातार इस केस पर बनी हुई है। अगर खबर बता दें तो एनसीबी के वकील अनिल सिंह इस वक्त कोर्ट में अपनी दलील दे रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं जो अब तक मुकुल रोहतगी, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकील जो है अमित देसाई और सतीश मान शिंदे जो करते आए हैं, जो एनसीबी के दलीलों पर लगातार सबूतों पर सवाल उठाते आए हैं, उन पर एनसीबी अब कोर्ट रूम में दलील दे रही है। अब देखना यह है कि एनसीबी की दलील, बस एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे एनसीबी की दलील लेकर। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर,